दोस्तों, आप फर्स्ट ईयर वालों के लिए एलएलबी एग्ज़ाम का यह फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है जब आप लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने वाले हैं। इसी कारण आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज है जो रिलेटेड है क्वेश्चन पैटर्न से रिलेटेड। कैसे पढ़ा जाए, क्या बैरेक्ट से पढ़ा जाए, केसमेट से या दुक्की से, एग्ज़ाम के लिए लास्ट मिनट अप्रोच क्या होना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आंसर कैसे लिखा जाए और आंसर का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए। इन सारी बातों के संदर्भ में आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पीवाईक्यू पर चर्चा करेंगे एंड एनालाइज करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने का ट्रेंड है और आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट कीजिए, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कैसे पढ़ा जाए जब आपको पता चल चुका है कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पढ़ा कैसे जाए, लास्ट मिनट आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। इन सारी बातों पर वन बाय वन हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 1 है जनरल इंट्रोडक्शन। यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछे जाने का ट्रेंड नहीं है, इसे देखने की जरूरत नहीं है। टॉपिक नंबर 2 आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टॉपिक से 20 से लेकर के 70 मार्क्स तक आया हुआ है। एक पर्टिकुलर ईयर में 70 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है। अगर हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ये 2010 से लेकर के 2023 तक कंटिन्यू पूछा गया है एक्सेप्ट 2019 जहां 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था। शॉर्ट क्वेश्चन में यहां से 2010 से लेकर 2019 तक कंटिन्यू पूछा गया है। इसका मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, जैसे 2019 में केवल 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जबकि अगर हम लोग देखेंगे 30 मार्क्स के लिए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ 20 मार्क्स का पूछा गया है, यहाँ 10 मार्क्स का पूछा गया है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन। जबकि 40 मार्क्स के लिए 2015 में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लॉन्ग क्वेश्चन एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। 2S का मतलब 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। 40 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। जबकि अगर देखते हैं 50 मार्क्स के लिए तो 2017 में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आया है, दैट इज 40 मार्क्स एंड देन 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए हो जाता है। 2013 में भी 50 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ 20 मार्क्स एंड देन 30 मार्क्स 50 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। 2011 के जून में भी आया हुआ है एंड 2011 के दिसंबर में भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए, ये आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि आप देखें दिसंबर में तो यहाँ 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने देखा कैसे कहाँ से 50 मार्क्स से पूछा गया है। नाउ 60 मार्क्स के लिए आप देख सकते हैं 2014 के 2 सेकेंड में जो पूछा गया है दैट इज 2 शॉर्ट क्वेश्चन 1 लॉन्ग क्वेश्चन। 40 मार्क्स यहाँ से बनता है, जबकि 10 मार्क्स का यहाँ से बनता है, तो 50 मार्क्स के लिए यहाँ से भी पूछा गया है। अब 2010 के दिसंबर में हम लोग देखते हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया दैट इज 40 मार्क्स एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है 20 मार्क्स 60 मार्क्स का क्वेश्चन। जबकि 70 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से 2018 एंड 2010 में पूछा गया है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ टॉपिक नंबर 2 आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मिनिमम 20 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। यदि आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 40 से 50 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है। नाउ टॉपिक नंबर 3, दिस इज मेकिंग एन एग्रीमेंट। यहाँ से केवल एक ही बार लॉन्ग क्वेश्चन आया है, 2 बार शॉर्ट क्वेश्चन आया है। इसे देखने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बचे तो आप इसे देख सकते हैं। टॉपिक नंबर 4 दैट इज कंसिडरेशन। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन 2010 से लेकर के 15 तक लगातार पूछा गया है एक्सेप्ट 2013, जबकि 2021 से लेकर 2023 तक लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। ये 23 उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया था। इसी कारण इस एनालिसिस में 2023 का भी क्वेश्चन शामिल किया गया है और जो आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ, उसमें भी 2023 का क्वेश्चन इंक्लूडेड होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में देखते हैं 2010 से 19 तक लगातार पूछा है, इसका मतलब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है बट वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज यूनिट नंबर 2। तो यहाँ से आप ये मान के चलिए
चलिए कि मिनिमम 10 मार्क्स का तो आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया गया तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। नाउ टॉपिक नंबर 5 इज कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, खास करके माइनर को लेकर के यहाँ से क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से 2010 से 2023 तक लगातार पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है। आप यहाँ से केवल लॉन्ग क्वेश्चन का प्रिपरेशन करें, दैट इज 20 मार्क्स यहाँ से पक्का है। टॉपिक नंबर 6 दैट इज फ्री कंसेंट। यहाँ से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे तो पाएंगे 2011 से लेके 2015 तक लगातार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि 2017 और 18 में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज 2 शॉर्ट क्वेश्चन। मतलब क्या है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा और खास करके माइनर को लेकर के यहाँ से क्वेश्चन बनता है। टॉपिक नंबर 7 है लिमिटेशन ऑन फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन केवल 3 बार पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लगातार पूछा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं। तो मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपका आएगा ही आएगा। नाउ टॉपिक नंबर 8 दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन लगातार पूछा गया है और जिस साल लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है उसी अमाउंट में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आप देख सकते हैं 2018 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिकॉज यहाँ पर कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। मीन्स यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है। टॉपिक नंबर 9 दैट इज रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। द सेम थिंग 2018 में 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिकॉज 2018 में यहाँ कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। मीन्स मिनिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा कि अगर कोई भी पर्सन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल है, उस कंडीशन में रेमेडीज क्या मिलेगी। टॉपिक नंबर 10 दैट इज क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं आया है, इसे रेड करना था, शायद मैं रेड नहीं कर पाया। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लगातार पूछा है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टॉपिक नंबर 11 दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आया है एंड आई थिंक आपके सिलेबस से इसे ओमिट कर दिया गया होगा, एग्जाम में शायद इस बार नहीं आ रहा होगा। कहने का मतलब ये हुआ जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 8, टॉपिक नंबर 9। आप इस 4 टॉपिक को सबसे पहले करें। यहाँ से करने के बाद 80 to 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और यदि फिर भी आपको कहीं कुछ डाउट लगता है तो टॉपिक नंबर 4 साथ में आप कर ले। इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ 11 टॉपिक्स आपको केवल 5 टॉपिक्स ही पढ़ना है। टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 8, टॉपिक नंबर 9, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन टॉपिक नंबर 4। आप इतना कर लेते हैं इस 5 टॉपिक्स को तो आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर टॉपिक में। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा थोड़ा। मैं आपको एक वे आउट बताता हूँ, बाकी काम आपको स्वयं करना होगा। टॉपिक नंबर 1 से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। टॉपिक नंबर 2 में आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है। एक तो सबसे पहले उसके लिए आपको कंटेंट देखना होगा कि क्वेश्चन की आखिर सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के हिसाब से हमारे पास कौन कौन सा केस लॉज है ये आपको देखना है। देन उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे एडवर्टीजमेंट वाला क्वेश्चन लगातार आ रहा है, ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन लगातार है। देन ऑफर एंड इनविटेशन से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। एडवर्टीजमेंट से क्वेश्चन एडवर्टाइज किया गया है। कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है। भगवान दास का केस इस टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बराबर आता है किसी न किसी रूप में। देन फिर यहाँ ये एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन हो गया, ऑफर एंड कंसिडरेशन का क्वेश्चन हो गया, ऑफर एंड इनविटेशन यहाँ आपका आ गया, एडवर्टीजमेंट, भगवान दास का केस, कम्युनिकेशन पर क्वेश्चन, एडवर्टीजमेंट वाला क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इस टॉपिक में 3-4 तरह का क्वेश्चन ही बन रहा है। उन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब सपोज 1, 2, 3, 4 ये 4 तरह का क्वेश्चन बना। अब आपको देखना है फ्रीक्वेंसी कि सपोज कोई 2022 में पूछा गया है, देन 20 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है वो क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर आपको वर्कआउट करना होगा और इस तरीके से सारे के सारे टॉपिक्स का आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लें। इनफैक्ट आपको 5 टॉपिक्स का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले निकालना है, उस पे पहले आप काम करें। अब सेकेंड आता है कि कैसे पढ़ा जाए। पढ़ने के लिए क्या
आप बैरेक्ट देखें, केसमेट देखें, दुक्की देखें, सी डजंट मैटर कि आप कैसे पढ़ते हैं, बिकॉज इट्स अ लास्ट टाइम। आपको जहां से भी इजी वे में आंसर मिल जाता है आप आंसर वहां से आप ले ले, बट हाँ बैरेक्ट आपको हमेशा रिकमेंडेड होगा, बिकॉज वहां से ही आपकी चीजें क्लियर होगी। एंड सेकेंड, आप अपना केसमेट जरूर पढ़ें, बिकॉज किसी भी पर्टिकुलर केस में बहुत सारा केसेस दिया रहता है जहां से आपका एक पर्टिकुलर आर्गुमेंट डेवलप हो पाता है। कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड अगर आता है तो आपके पास लॉजिकल आर्गुमेंट होता है, बिकॉज आपने ऑलरेडी कोई केस पर्टिकुलर केस पढ़ा हुआ है, उसी पर्टिकुलर केस के फैक्ट के बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी कारण केसमेट आप जरूर देखें, और हर केस में आप देखेंगे 2-3 रेफरल केस होगा। अगर आप चाहें आप उसे साइट कर सकते हैं, बिकॉज उसी रेफरल केस के बेसिस पर ही आर्गुमेंट दिया जाता है और जजमेंट आता है। बाकी यदि फिर भी आपके पास वक्त मिले तो आप बुक देख सकते हैं। नाउ अब हम लोग अपने इस डिस्कशन के लास्ट पड़ाव की ओर जा रहे हैं कि आखिर आंसर कैसे लिखा जाए। इसको लेकर के मैं आपको एक सिंपल देता हूं। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था और उसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे आंसर फॉर्मेट किया जाता है। इनफैक्ट आंसर फॉर्मेट कैसे किया जाता है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं आंसर लिखना कैसे है। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन कहता है बंकिम सोल ओनर ऑफ द रेसिडेंट प्रॉपर्टी एंड जॉइंट ओनर ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी विद हिज नेफ्यू वाज एज 90 years at the time of execution of Alik's sale and deed under which he transferred both his above stated property to his nephew. After 1 year of this transfer, Bankim died and thereafter his wife came to know about the such transfer of property. She claimed the property back on the ground that her husband was not in such condition to have taken this decision without consulting his wife or only daughter. On the other hand, the nephew in his defense stated that his uncle Bankim was in cordial relation with him and that his uncle had taken huge debt from outside in order to meet his son-in-law monetary demands. To repay the debt, he sold his property to his only nephew. A suit has been filed by the wife of Bankim against the nephew. Choose one side. अब आपको कहा जा रहा है choose one side. सबसे पहली बात यह है कि जैसे इस फैक्ट को आपने पढ़ा होगा, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि इस क्वेश्चन का जो फैक्ट है वो किस केस से रिलेटेड है। अब जो इसमें आपको करना होता है, सबसे पहले आप इसमें इशू फाइंड आउट करते हैं। 4 इशूज में फाइंड आउट किया गया है। पहली बात कंसेंट को लेकर के, दूसरी बात क्या यहाँ फ्री कंसेंट था, थर्ड क्या यहाँ कोई कोएर्जन था, या फिर फोर्थ कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं था। इस चीज को लेकर के यहाँ पर जो स्टेचुटरी प्रोविजन है आप वो लिखते हैं और इससे रिलेटेड जो भी प्रेसिडेंट से जजमेंट आपके केसमेट में दिया हुआ है आप वो लिखते हैं। अब 1 by 1 स्टेचुटरी प्रोविजन के बेसिस पे इस फैक्ट को आप एनालाइज करते हैं और खास करके ये केस क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस का होता है या नहीं होता है, इस पर आपको थोड़ा लंबा आपको लिखना होगा। जो मेन पॉइंट्स है उसे आप हाईलाइट या बॉक्स में डाल देते हैं एंड देन स्टेचुटरी प्रोविजन को एनालाइज करने के बाद विद द फैक्ट क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर पाते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ लिखते हैं। अब सिंस जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये है चूज वन साइड, इसका मतलब आपको केस प्रिपेयर करना है या तो प्लेंटिफ की तरफ से या फिर डिफेंडेंट की तरफ से। आप एक साइड चूज करेंगे और उसके हिसाब से आप आंसर लिखना चालू करते हैं। जहां जहां आपको लगता है जो केस लॉ आपको साइड करना है आप साइड कर देते हैं। अब यहाँ जो आपने साइड लिया है आपके तरफ से कंक्लूजन क्या है वो आप दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर का फॉर्मेट होता है और आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी सब्जेक्ट का वीडियो मैं बहुत जल्द डाल दूंगा। बस आपको काम ये करना है कि जो भी आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है वहां से आपको खुद ही क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर निकालना है और आपको अपनी तैयारी करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।